नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रंजीत आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पेशेंस पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो आप आज का अपना वीडियो है, अपना आज का जो टॉपिक है, ये केंद्रीय उच्च भूमि के मालवा, बुंदेलखंड और बांदेर खंड के पठार पर आधारित है। इसके पहले हमने केंद्रीय उच्च भूमि का जो और दो पार्ट थे, यानी कि अरावली पर्वत और मेवाड़ के पठार को हमने पढ़ लिया है। पिछली वीडियो में जब अरावली पर्वत पढ़ा था उसी में पढ़ लिया था। तो जैसा कि दोस्तों हम जो है भारत के भूगोल को पढ़ रहे हैं और भारत के भूगोल को क्रम से पढ़ रहे हैं। इसमें हमने एक सिलेबस का वीडियो भी प्रोवाइड किया है। उसमें बताया है कि भारत के भूगोल को कैसे पढ़ा जाए ताकि उसको समझने में आसानी हो। तो उसके लिए हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि कैसे कैसे भारत के भूगोल को पढ़ा जाए, उसकी सिलेबस क्या है, उसको हमने उस वीडियो में प्रोवाइड किया था। तो उसी वीडियो के माध्यम से हम चल रहे हैं और इस समय हम पहुँचे हैं तो मालवा के पठार और मेवाड़, जो उसी मालवा के पठार और बुंदेलखंड फिर बांदेरखंड के पठार को पढ़ने वाले हैं, जो केंद्रीय उच्च भूमि का एक भाग है। तो ठीक दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। और सबसे पहले हम एक मैप है, इसी मैप में पहले हम इसको जो है, जो आज हमको पढ़ना है, जहाँ जहाँ मालवा और बुंदेलखंड और बांदेरखंड का विस्तार है, तो उतने ही हम बनाएंगे इसमें। तो ये देखिए, हम इसमें थोड़ा सा बना ले रहे हैं पहले। ये आपका राजस्थान, गुजरात और यहाँ से ये आपका उत्तर प्रदेश का ये ललितपुर है और इधर जाके ये सोनभद्र जिला, थोड़ा सा ये है पश्चिम बंगाल, फिर ये आपका बिहार हो गया और यहाँ से ये तेलंगाना है। तो यहाँ ये आके मिलेगी, यहाँ से छत्तीसगढ़ है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ हो गया। इसके अलावा यहाँ पे मध्य प्रदेश यहाँ आके मिल जाएगा। तो बस इतने हमको मुख्य रूप से इतने से काम है फिलहाल, इसके आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है। तो इसके आगे हम बनाएंगे भी नहीं, इतना हमको बनाना है। और नीचे है वो तो उसको कोई मतलब नहीं है। तो हमें जो बना आज देखना है, तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, यही तीन जो राज्य हैं, इसी मुख्य रूप से इन्हीं तीन राज्यों में आपको पढ़ना है, यानी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो हम इसी तीनों राज्यों को बेसिक रूप से थोड़ा सा बड़ा करके इसी तीनों राज्यों को हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोगों को दिख रहा होगा दोस्तों, ये आपका मध्य प्रदेश, ये आपका राजस्थान, ये उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन्हीं तीनों में आपका जो मालवा का पठार और बुंदेलखंड पठार और इसके आपका जो है बांदेरखंड का पठार, इसी तीनों में है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मालवा का पठार। हम यहाँ थोड़ा सा देखते हैं मालवा के पठार को। मालवा का पठार, तो ये आपका मालवा का पठार है। पहले बात तो इसमें देखते हैं इसका विस्तार कहाँ कहाँ है। तो मालवा के पठार का विस्तार आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, इसको मैप के माध्यम से बताएंगे थोड़ा सा, फिर इसके बाद आपको वैसे बताएंगे। तो ये आपका मालवा का पठार जो है, ये आप लोग देखिए, ये राजस्थान है, हमने बताया ये राजस्थान है, ये उत्तर प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश। हम शॉर्टकट में कहें तो यहाँ पर लिख दें, इसे MP बोला जाता है, मध्य प्रदेश, ये है राजस्थान, यहाँ लिख दे रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश यहाँ लिख दे रहे हैं UP। तो ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो यहाँ देखते हैं, ये आपका मालवा का पठार है पहला आपका। तो मालवा के पठार का विस्तार कहाँ कहाँ है दोस्तों। तो मालवा के पठार का विस्तार आपका राजस्थान और मध्य प्रदेश में, जैसे कि आप लोग भी देख रहे होंगे। तो यहाँ आपका मालवा का पठार पड़ता है, यहाँ इसको हम लिख दे रहे हैं, मालवा का पठार है। मालवा का पठार अलग कलर से लिख दे रहे हैं, मालवा का पठार। और इसके अलावा पहले इन तीनों को हम देख लेते हैं एक बार, फिर आगे इनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो मालवा का पठार हो गया। इसके अलावा बुंदेलखंड का जब पठार आप लोग देखेंगे, तो यहाँ पे आपका बुंदेलखंड का पठार मिलेगा आपको, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पे। तो इसे बोला जाता है, ये जो पठार है इसे बोला जाता है बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। इसके अलावा आपका जो अगला है वो आपका यहाँ पे है बांदेरखंड का पठार, जो मध्य प्रदेश में केवल इसका विस्तार है। तो ये तीन है, हमने तीनों हमको पढ़ना है। इसके अलावा अब केंद्रीय उच्च भूमि हम लोग देखे थे, तो वहाँ देखे थे इधर आपका अरावली था, ये अरावली के बगल में आपका जो है ये मेवाड़ था। तो अरावली, मेवाड़, मालवा, बुंदेल और बांदेर, तो इन्हीं पाँचों को मिला के केंद्रीय उच्च भूमि बनता है। तो इन्हीं में हम आपका जो है तीन इसमें देख ले रहे हैं। इसके पहले हम लोग जब अरावली पर्वत वाले में पढ़े थे, यानी कि अरावली पर्वत को पढ़े थे, तो उसी में दो देख लिए थे। तो ये आपका इसे बोला जाता है बांदेर, बांदेरखंड।
तो बांधेरखंड का पठार ये है। तो दोस्तों ये 3 हो गए। इसके हमने पहले एक मैप के माध्यम से इसको हमने समझने का प्रयास किया कि मालवा का पठार कहाँ है, किन किन राज्यों में इसका विस्तार है। तो आपका राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा बुंदेलखंड का, तो बुंदेलखंड के पठार का विस्तार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। इसके बाद बांधेरखंड का विस्तार, तो इसका केवल मध्य प्रदेश में इसका विस्तार है। और इसके अलावा अब हम शुरू करते हैं अपना जो है एक एक करके एक एक को समझेंगे और उसकी जितनी विशेषताएं हैं उनको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले शुरू करते हैं मालवा के पठार को। तो दोस्तों जैसे कि मालवा के पठार को आप लोग यहाँ बनाए, हम इसको दिखाए हैं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों में है बस। लेकिन इसे जब पेपर में कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मालवा के पठार का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में है, तो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा। जैसे पहला ऑप्शन दे देगा राजस्थान, दूसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन आपको दे देगा जो है गुजरात, फिर चौथा ऑप्शन दे देगा इनमें से सभी। तो एक चीज़ देख लीजिए, मुख्य रूप से तो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश में ही है। लेकिन अगर ऑप्शन ऐसा मिल जाए कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, इसके बाद जो है गुजरात, फिर आपका उपरोक्त सभी, तो इसमें आप लोग उपरोक्त सभी पे चिन्ह लगाएंगे। यानी कि गुजरात को भी माना जाता है, चूँकि थोड़ा सा इसका विस्तार गुजरात में भी है आंशिक रूप से, तो इसलिए इसे गुजरात का भी जो है इसका विस्तार माना जाता है कि ये भी गुजरात में है। तो ये चीज़ है, ये हम लोग आप लोग को ध्यान में रखना होगा कि जो अगर मालवा के पठार को जो है वैसे तो 2 राज्य में है, लेकिन अगर गुजरात भी दिया रहेगा ऑप्शन में साथ में, तो ये गुजरात को भी हम लोग को लगाना पड़ेगा। ठीक दोस्तों, अगर गुजरात नहीं दिया रहेगा तो आपका राजस्थान मध्य प्रदेश तो है ही है। ठीक, इसके बाद चलते हैं इसकी जो विशेषताएं हैं, थोड़ा सा उसको समझने का प्रयास करते हैं। यानी कि मालवा के पठार की जो विशेषताएं हैं इसको हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो पहली चीज़, जो ये मालवा का पठार है ना, ये बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। ये बेसाल्ट चट्टान से, किससे? बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। तो ये बेसाल्ट चट्टान होता क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा इसमें डिस्कस करेंगे। क्योंकि अभी जब हम पढ़ेंगे बुंदेलखंड के पठार को, तो उसमें भी देखेंगे कि जो बुंदेलखंड का पठार है वो ग्रेनाइट और नीस की चट्टानों से बना है। तो उसमें थोड़ा सा हम लोग को दिक्कत होगा समझने में कि ये ग्रेनाइट चट्टान क्या होती है, नीस चट्टान क्या होती है, या बेसाल्ट चट्टान क्या होती है। तीन सभी को हम लोग पहले थोड़ा सा इससे पहले ही समझ लें ताकि बाद में दिक्कत ना हो। तो पहले हम समझते हैं बेसाल्ट चट्टान। तो चट्टान से पहले हम ये समझते हैं कि चट्टान कितने प्रकार का होता है। तो चट्टान को समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं चट्टान के प्रकार। तो चट्टान समझते हैं, चट्टान होता क्या है। तो चट्टान जो होता है, ये चट्टान एक कठोर परत होती है या कठोर भाग कह लीजिए इसको। ये पृथ्वी की सतह का एक कठोर परत या भाग कह लीजिए इसको, कि ये होता है कठोर परत या कठोर भाग। इसी को बोला जाता है आप जो है, इसी को बोला जाता है चट्टान बोला जाता है। ये थोड़ा सा कवर नहीं हो रहा था, तो ये हो गया, इसी को चट्टान बोला जाता है। अब आप लोग समझिए चट्टान किसे कहा जाता है। तो चट्टान वह होता है पृथ्वी की सतह का एक कठोर परत या कठोर भाग, उसी को चट्टान बोला जाता है। चट्टान बनता कैसे है, तो चट्टान जो है चट्टान के बाद देखते हैं चट्टान कितने प्रकार का होता है। तो जितने प्रकार चट्टान होगा उसको हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास। पहले वाली चट्टान को है आग्नेय चट्टान। इसको 3 भागों में बांटा जाता है चट्टान के प्रकार को। तो पहला प्रकार है आग्नेय चट्टान, और दूसरा आपका जो है इसमें उसे बोला जाता है जो है अवसादी चट्टान। अभी इनकी हम विशेषताओं को भी देखेंगे थोड़ा सा। अवसादी चट्टान, इसके बाद आपका जो तीसरा है इसे बोला जाता है कायांतरित चट्टान। तो ये तो मिला के आप लोग देख लीजिए 3 प्रकार के चट्टान हैं मुख्य रूप से। तो चट्टानों को 3 भागों में बांटा गया है, एक आग्नेय चट्टान, एक अवसादी चट्टान, एक कायांतरित चट्टान। अब इनकी थोड़ी थोड़ी विशेषता देखेंगे। आग्नेय चट्टान को थोड़ा सा हम विस्तार में देखेंगे, क्योंकि हमें अभी समझना है इसमें कि जो बेसाल्ट चट्टान होता क्या है। तो अभी हम समझेंगे एक एक करके सभी को। पहले समझते हैं आग्नेय चट्टान। तो आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है। तो दोस्तों जो आग्नेय चट्टान है, ये जो ज्वालामुखी से निकलता है मैग्मा या लावा, इन्हीं से इनका निर्माण होता है। इसको लावा भी बोला जाता है। तो मैग्मा या लावा, इसी के द्वारा आग्नेय चट्टान का जो है निर्माण होता है। तो ये बनता कैसे है, तो जब ज्वालामुखी से मैग्मा निकलता है बाहर, तो उससे मैग्मा के ठंडा होने से और जो है उससे जो एक कठोर संरचना बनती है, उसी को जो है आग्नेय चट्टान कहा जाता है। तो इसमें भी कई प्रकार होते हैं। जैसे मैग्मा के कई प्रकार होते हैं, जैसे अम्लीय मैग्मा, मध्यम अम्लीय मैग्मा, या क्षारीय मैग्मा, या अत्यधिक क्षारीय मैग्मा। तो जितने प्रकार के मैग्मा होंगे उन सभी मैग्मा को हम देखेंगे, क्योंकि मैग्मा के प्रकार भी कभी कभी पूछा जाता है कि निम्नलिखित ये चट्टान या ये मैग्मा कौन से है, अम्लीय मैग्मा है, क्षारीय मैग्मा है, चट्टान आपको दे देगा। मतलब
इसमें अभी देखेंगे इसके बारे में थोड़ा सा हम। फिर यह चट्टान होती है आग्नेय चट्टान, इसकी भी कई पार्ट हैं। जैसे जो मैग्मा यानी कि पृथ्वी की सतह के अंदर ठंडा हो जाता है तो उससे जो चट्टान बनता है उसे कहा जाता है अंतः निर्मित आग्नेय चट्टान। और जो मतलब मैग्मा बाहर निकल के सतह पे आके ऊपर ठंडा होकर जो मतलब उससे संरचना बनती है या चट्टान बनता है, उसी को कहा जाता है जो है बाह्य निर्मित आग्नेय चट्टान। तो ये दो प्रकार के होते हैं। अभी इसको हम देखेंगे चार्ट के माध्यम से, थोड़ा सा इसमें डिटेल जाएंगे। फिलहाल चलते हैं अवसादी चट्टान पे। इसमें जैसे अब आप लोग को देखना होगा तो इसमें बेसाल्ट है, जो बेसाल्ट अभी हम जिस पे चर्चा कर रहे हैं तो इसी में है, बेसाल्ट है। इसके बाद इसमें ग्रेनाइट है, इसके उदाहरण भी हम उसमें देखेंगे। तो इसलिए जो हम थोड़ा सा रोक रहे हैं, अभी इसको हम जब डिटेल में देखेंगे तो अभी पूरा देखेंगे। इसके अलावा चलते हैं अब अवसादी चट्टान पे। तो जो अवसादी चट्टान होते हैं, ये जो चट्टान होते हैं, ये इनको जो है अपरदन के कारकों के द्वारा जब अवसादों को ला के यानी कि जो अपरदन किए गए अवसादों को ला के जब इकट्ठा कर किया जाता है तो उस जो है अवसादों में जो है रासायनिक जो है परिवर्तन या किसी अन्य कारकों मतलब कारणों से जब वो एक कठोर परत के रूप में उनका मतलब परिवर्तन हो जाता है, यानी कि जो अवसाद होते हैं जब वो कठोर परत का रूप ले लेते हैं तो उन्हीं को बोला जाता है अवसादी चट्टान। आप लोग समझ गए होंगे, एक बार हम दोबारा इसको रिपीट कर रहे हैं। जब जो है अपरदन के कारकों के द्वारा अवसादों को ला के इकट्ठा किया जाता है और उन्हीं जो है अवसादों में जो है रासायनिक कारणों या किसी अन्य कारणों के द्वारा जो है वो कठोर जो है चट्टान या परत के रूप में हो जाते हैं, तो उन्हीं को बोला जाता है अवसादी चट्टान। ठीक दोस्तों, तो ये अवसादों से निर्मित चट्टान होते हैं, इसलिए इन्हें बोला जाता है अवसादी चट्टान। और एक चीज़ और, जो आग्नेय चट्टान है या आग्नेय चट्टान, ये जो है इसे बोला जाता है ये बहुत कठोर होता है। पहले आप लोग थोड़ा सा इसमें और देख लीजिए, जो आग्नेय चट्टान है ये बहुत कठोर चट्टान होती है, ये कठोर चट्टान होती है और ये जीवाश्म रहित होता है। क्योंकि अभी इसमें मिलेगा अवसादी चट्टान जो होते हैं वो जीवाश्म, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं। यानी कि अवसादी चट्टानों में क्या पाए जाते हैं, तो जीवाश्म पाए जाते हैं जो अवसादी चट्टान होते हैं। तो अभी इसमें बता रहे हैं इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। जो आपका आग्नेय चट्टान है इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, यानी कि जो पहला वाला है आग्नेय चट्टान है, इस आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते। तो हम लिख दे रहे हैं बेसाल्ट जो है ग्रेनाइट इसके उदाहरण है, तो इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, यानी कि जीवाश्म रहित होता है। ये कौन सा, तो ये आग्नेय चट्टान जो आपका है ये, इसकी हम बात कर रहे हैं, आग्नेय चट्टान की बात कर रहे हैं। ये जीवाश्म रहित होता है, ये कठोर चट्टान होती है। साथ ही ये आर्थिक दृष्टि से बहुत ही संपन्न क्षेत्र होता है क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे यानी कि तत्व या खनिज पाए जाते हैं, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं मेटल, या फिर जो है यानी कि इसमें तत्व और जो है खनिज पाए जाते हैं बहुत सारे, यानी कि एलिमेंट या मेटल भी बोल सकते हो। तो ये सब इसमें पाए जाते हैं आग्नेय चट्टान में, तो जिससे कि ये बहुत ही आर्थिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण जो है चट्टान माना जाता है आग्नेय चट्टान। ठीक दोस्तों, तो आग्नेय चट्टान की इतनी विशेषता है कि ये जो मतलब मैग्मा से निर्मित होती है और ये बहुत कठोर चट्टान होती है, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है और ये आर्थिक रूप से बहुत ही संपन्न होती है। तो ये आपका जो है आग्नेय चट्टान है। इसके बाद आप देखेंगे अवसादी चट्टान। जो अवसादी चट्टान है, अवसादी चट्टान जो है जीवाश्म से, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं क्योंकि अवसादों को जब जमा किया जाता है तो उसमें कई सारे जीवाश्म जो है उसमें विद्यमान होते हैं, यानी कि उसमें जीवाश्म भी पाया जाता है अवसादी चट्टानों में। ठीक दोस्तों, इसके अलावा जो ये है चट्टान आपका, इन चट्टानों में जो है परतदार चट्टान होती है। ये क्या होता है, परतदार, क्योंकि ये कई परतों में अवसादों के निक्षेपण किया जाता है, तो इससे जो बनता है क्या बनता है, तो ये चट्टान परतदार चट्टान कहलाता है इसका। तो ये परतदार चट्टान होती हैं, ये जो अवसादी चट्टान होती हैं इन्हें परतदार चट्टान भी कहा जाता है। इनमें जीवाश्म भी पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें जो ये जो अवसादी चट्टान है, इन अवसादी चट्टानों में जो है पेट्रोलियम या कोयला की दृष्टि से बहुत ही संपन्न क्षेत्र होता है ये अवसादी चट्टान। यानी कि जहाँ अवसादी चट्टान मिलेगी वहाँ आप समझ लीजिए वहाँ क्या मिलेगा आपको, जो है पेट्रोलियम और कोयला मिलेगा। क्योंकि जो पेट्रोलियम कोयला होता है कहाँ किससे बनता है, वो तो जीवाश्मों के जो है इन्हीं की वजह से बनता है कि जीवाश्म से बनता है पेट्रोलियम और कोयला। तो जहाँ जीवाश्म पाया जाएगा वहाँ ऑटोमेटिक आपको क्या मिलेगा, वहाँ पेट्रोलियम और कोयला मिलेगा। तो अवसादी चट्टान कोयला और पेट्रोलियम की दृष्टि से बहुत ही संपन्न है। इसके बाद चलते हैं हम कायांत्री चट्टान। तो जो कायांत्री चट्टान होती है, ये कायांत्री चट्टान तो आग्नेय और अवसादी चट्टानों का रूपांतरण है। यानी कि इन दोनों चट्टानों में जब कोई परिवर्तन होता है तो उनसे जो चट्टान बनती है उन्हीं को हम कहते हैं कायांत्रित। यानी इस जैसे आप समझ रहे हैं, कायांत्रित का मतलब ये है काया में परिवर्तन, काया मतलब जो है उसके रूप में परिवर्तन किया जाए, तो उसी से जो चट्टान बनेगी उसी को बोला जाता है कायांत्रित चट्टान। ठीक दोस्तों, तो जो कायांत्रित चट्टान हम कुछ देख लेते हैं। तो आग्नेय चट्टान कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे ग्रेनाइट। तो जो ग्रेनाइट होता है, इसी ग्रेनाइट का जो कायांत्रित रूप होता है, यानी कि जो परिवर्तन हो जाता है, वो परिवर्तन कैसे होता है, तो परिवर्तन जो आपको ताप, दाब या रासायनिक जो है कारणों से होता है, जिसको हम बोलते हैं
यानी कि जो है टेम्परेचर या प्रेशर के द्वारा या फिर इसके अलावा जो है केमिकल प्रोसेस से यानी कि केमिकल चेंज से जो है इन ग्रेनाइट पत्थरों को यानी कि इसका जो रूप परिवर्तित होता है तो उसे जो इससे क्या बन जाता है, ग्रेनाइट से नीस बन जाता है और इसी नीच को बोला जाता है कायांतरित चट्टान। समझ में आया दोस्तों आप लोगों को कि ग्रेनाइट चट्टानों में जब ताप दाब या जो इस रासायनिक परिवर्तनों में मतलब रासायनिक क्रियाओं के द्वारा जिसमें परिवर्तन होता है, इस चट्टान का परिवर्तन नीच में हो जाता है तो इसी नीच पर चट्टान को क्या कहा जाता है, कायांतरित चट्टान कहा जाता है। ठीक दोस्तों, इसके अलावा हम थोड़ा सा अवसादी चट्टानों को भी देख लेते हैं। जो अभी बताएं ये आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, ये नीच। अब अवसादी चट्टानों मैंने यही बताया कि जो कायांतरित चट्टान होते हैं वो आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से बनता है तो उन्हीं को बोला जाता है कायांतरित चट्टान। तो अभी इसमें देखते हैं अवसादी चट्टान में 2-3 है, जैसे आप देखेंगे तो बलुआ पत्थर है, बलुआ पत्थर है। तो ये जो बलुआ पत्थर है इससे जो बनता है कायांतरित होके बनता है, यानी कि इसको जब रूप परिवर्तन होता है तो उससे बनता है क्वार्टजाइट। तो क्वार्टजाइट, तो जो क्वार्टजाइट होता है ये आपका ये भी जो है ये कायांतरित चट्टान है और जो बलुआ पत्थर ये आपका अवसादी चट्टान है। ठीक दोस्तों, इसके अलावा अभी और देख लेते हैं। जैसे आप देखेंगे जो है जो संगमरमर बनता है, संगमरमर किससे बनता है तो चूना पत्थर से बनता है। तो चूना पत्थर आपका किसका है तो चूना पत्थर आपका अवसादी चट्टान है। ठीक दोस्तों, अवसादी चट्टान चूना पत्थर है और इसी चूना पत्थर से आपका बनता है क्या, तो संगमरमर बनता है, संगमरमर। तो ये संगमरमर जो है ये आपका क्या है तो ये कायांतरित चट्टान है। ठीक दोस्तों, तो जितना हमने इधर लिखा है ये सब कायांतरित चट्टानें हैं। जैसे ये जो लिखा हूँ तो ये क्या है, इसमें पहला वाला आपका आग्नेय चट्टान है, बाकी ये दोनों आपके जो है अवसादी चट्टान है। तो ठीक दोस्तों, ये कुछ है आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान के बारे में। इसके अलावा हम जल्दी से और देख लेते हैं आग्नेय चट्टान की विशेषताओं के बारे में। अभी तक तो हमने चट्टान के प्रकार पढ़ा, अब थोड़ा सा आग्नेय चट्टान को देखेंगे चूँकि अभी इसी में हमको मिलेगा ग्रेनाइट, जो बेसाल्ट है मुख्य रूप से इसी में मिलता है, तो इसलिए इसको हम थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। तो हम देखते हैं आग्नेय चट्टान के प्रकार, आग्नेय चट्टान के प्रकार। तो इसमें हम देखेंगे तो इसमें एक चार्ट के माध्यम से हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि हमने एक चार्ट बनाया है, थोड़ा सा इसको हम पहले आपको चार्ट बना लें फिर आप लोग को दिखाते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो जैसा कि हमने एक चार्ट बनाया है, थोड़ा सा वीडियो पॉज इसलिए कर दिए थे क्योंकि ये बनाने में थोड़ा सा टाइम लग गया। तो हम शुरू करते हैं। इसमें थोड़ा सा पहले देखेंगे कि ये जो आपका मैग्मा का प्रकार होता है तो मैग्मा का प्रकार कैसे होता है। तो इसमें एक तत्व पाया जाता है जिसको बोलता है जो है सिलिकॉन। तो उसी सिलिकॉन की जो है मतलब सिलिकॉन जितना अधिक होगा उतना ही वो मैग्मा अम्लीय होगा, जितना सिलिकॉन की मात्रा कम होगी उतना जो है मैग्मा क्षारीय होगा। तो ये इसमें है विशेषताएँ हैं। तो हम देखते हैं, यहाँ शॉर्टकट लिख रहे हैं SI से बोला जाता है सिलिकॉन। थोड़ा सा इसको जूम ही कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये सिलिकॉन है, तो यहाँ पे देख लीजिए ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन की मात्रा, यहाँ पे सिलिकॉन की मात्रा जितना अधिक होगा तो उसको हम भी थोड़ा यहाँ पे इसको देखते हैं थोड़ा नीचे से करके। तो जो सिलिकॉन यानी कि मान लीजिए यहाँ 45% से कम है तो उसमें कौन सी मैग्मा का बनेगा। इसके बाद 45 से 60, तो 60 से फिर 65%, ये सब परसेंटेज में है। फिर 65% से 85% जब सिलिकॉन की मात्रा होगी तो कौन सा मैग्मा होगा। अब इसको देखते हैं, जब 45% यानी ऊपर से देख लीजिए, जब 65% से 85% तक सिलिकॉन की मात्रा होगी तो यहाँ जो मैग्मा का प्रकार होगा, यहाँ हम लिख दे रहे हैं मैग्मा का प्रकार। थोड़ा ये वीडियो लंबा हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप लोग को मैटर्स में ये दिया जाए, अच्छा चीज़ है, इसको आप लोग जानिए। तो सिलिकॉन की मात्रा जब 65 से 85% तक होगी यानी कि मैग्मा में, तो वो मैग्मा कैसा होगा तो अम्लीय मैग्मा होगा, अम्लीय मैग्मा होगा। इसके अलावा जब जो है सिलिकॉन की मात्रा 60 से 65% के आसपास, ये 65 है, जब 60 से 65% के आसपास होगी तो मध्यम अम्लीय होगा, मध्यम अम्लीय मैग्मा होगा। ठीक दोस्तों, इसके अलावा मैग्मा, और इसके अलावा जब जो है सिलिकॉन की मात्रा 45 से 60% के 45 से 60% तक होगी तो ये आपका जो बनेगा इसे बोला जाएगा क्षारीय मैग्मा। तो आपका क्षारीय मैग्मा, यहाँ पे क्षारीय मैग्मा, तो ये आपका हो गया क्षारीय मैग्मा। इसके अलावा जब 45% से कम होगा यानी कि सिलिकॉन की मात्रा, तो यहाँ पे जो मैग्मा बनेगा ये अत्यधिक क्षारीय होगा। तो यही हमने कहा था, तो जो है कि जितने मैग्मा का जो है अत्यधिक क्षारीय मैग्मा, तो ये आप लोग समझ गए होंगे, यानी कि सिलिकॉन की मात्रा जितना ज़्यादा होगी उतने वो मैग्मा अम्लीय होगा और जितने कम होगी उतने वो क्षारीय होगा। ठीक दोस्तों, तो ये है। इसके अलावा हम देख लेते हैं यहाँ पे अंतःनिर्मित आग्नेय चट्टान, आग्नेय
अब आप लोग समझ गए होंगे आग्नेय चट्टान होता क्या है। तो आग्नेय चट्टान मैग्मा के द्वारा बनता है, जो ज्वालामुखी से निकलती है, या इसको लावा बोला जाता है। तो ये होती है अंतर्निर्मित चट्टान। हम देख लेते हैं बाह्य निर्मित चट्टान। थोड़ा सा आप लोग अभी इसमें बहुत ज़्यादा समझ पा रहे होंगे, जैसे बाह्य निर्मित चट्टान क्या होता है। तो जो है सतह के बाहर निर्मित होता है उसी को बोला जाता है तो उसी को बोला जाता है बाह्य निर्मित चट्टान। और जो सतह के अंदर, यानी कि जो पृथ्वी के सतह के अंदर बनता है मैग्मा, जो ठंडा होकर बनता है चट्टान, तो उसी को बोला जाता है अंतःनिर्मित जो है आग्नेय चट्टान। तो इसमें कुछ है, जैसे जो अंतःनिर्मित चट्टान है इनके नाम जैसे ग्रेनाइट है। और ये कैसा होगा, तो अम्लीय होगा। देखिए आप लोग को इसमें दिख रहा होगा, अभी आपको पूरा दिखाएंगे जूम करके, देखेंगे अम्लीय मैग्मा है, ये ग्रेनाइट है। ठीक दोस्तों, जितना जो नीचे होगा वो क्षारीय होगा। अभी जो इस लाइन में होगा, जो क्षारीय मैग्मा के सामने होगा वो क्षारीय होगा। तो ये है, इस चार्ट के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं ग्रेनाइट कैसा है, तो अम्लीय चट्टान है, अम्लीय मैग्मा वाला चट्टान है। इसके अलावा इसमें और देखेंगे ये अंतः निर्मित चट्टान है, यानी कि ये सतह के अंदर निर्मित होता है। तो अभी हम सतह के अंदर चल रहे हैं, तो इसमें मिलेगा डायोराइट, और इसके अलावा जो आपको यहाँ पे मिलेगा ग्रेवो, और इसके अलावा आपका एक मिलेगा, इसी को दो नाम है, इसको बोला जाता है, कहीं कहीं लिखा रहता है पेगमाटाइट, और कहीं कहीं इसी को बोला जाता है पेरियोटाइट पेरिडोटाइट बोला जाता है। तो ये दो प्रकार का, जैसे पेरिडोटाइट, इसी को पेरिडोटाइट कहीं कहीं बोला जाता है, या पेगमाटाइट बोला जाता है। तो ये दो हैं, तो मतलब है एक ही नाम, मतलब एक ही है, लेकिन इनका नाम कहीं कहीं अलग अलग, कहीं कहीं पेगमाटाइट बोला जाता है, कहीं कहीं इसको पेरियोटाइट। तो ये है कुल मिला के। अभी आप लोग देखे हैं कि अंतः निर्मित आग्नेय चट्टान, तो जो ग्रेनाइट है वो अम्लीय है और ये अंतः निर्मित है। इसके बाद डायोराइट है, मध्यम अम्लीय है। जो ग्रेवो है ये क्षारीय मैग्मा है, और जो पेगमाइट है या पेरिडोटाइट है, तो ये जो है आपका अत्यधिक क्षारीय मैग्मा है, ये आपका अंतः है। इसके बाद हम देखते हैं बाह्य निर्मित। तो बाह्य निर्मित जो होगा उसमें हम देखेंगे, तो उसमें आपको मिलेगा रायोलाइट, और इसके अलावा ये सतह के बाहर निर्मित होंगे, तो रायोलाइट हो गया। और इसके अलावा जो मिलेगा एंडेसाइट। इस चार्ट के माध्यम से आप बहुत आराम से समझ पाएंगे। इसके बाद आपको मिलेगा बेसाल्ट। अब आप लोग यहाँ भी देखिए बेसाल्ट, तो ये बेसाल्ट यहाँ है, और इसी बेसाल्ट के चक्कर में हमने इतना समझा। तो बेसाल्ट कैसा होगा, तो ये क्षारीय मैग्मा होगा। ये कहाँ बनेगा, तो ये बाह्य निर्मित चट्टान, यानी कि सतह के बाहर ये निर्मित होगा बेसाल्ट चट्टान। ठीक दोस्तों, तो ये था आपका, और इसको हम आपको जूम करके थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं कैसा हमने बनाया। ये है, तो ये है, आप लोग देख लीजिए। इसमें एक चार्ट है, इसी चार्ट के माध्यम से जब आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत आराम से समझ जाएंगे कि कैसे क्या होता है। इसमें आपको सिलिकॉन की मात्रा है, मैग्मा के प्रकार है, अंतर्निर्मित आग्नेय चट्टान, बाह्य निर्मित आग्नेय चट्टान। तो ये है, इस हिसाब से यहाँ बेसाल्ट आपको यहाँ मिलेगा। इसी मतलब बेसाल्ट के चक्कर में हम यहाँ तक आए हैं। अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो जो बेसाल्ट है, जो हम यहाँ पे पहुँचे थे बेसाल्ट पे, थोड़ा सा इसको जूम कर ले रहे हैं। तो ये जो बेसाल्ट है यहाँ, तो ये मालवा का पठार है, इसी में बेसाल्ट। ये मालवा का पठार किससे बना है दोस्तों, तो ये बेसाल्ट से बना है। अब चलते हैं जल्दी जल्दी। तो ये बेसाल्ट होता क्या है, तो हमने समझ लिया कि बेसाल्ट ये क्षारीय चट्टान होती है, क्षारीय मैग्मा वाला चट्टान होता है। और ये कहाँ बनता है, मतलब आग्नेय चट्टान होता है। ये बनता कहाँ है, तो ये आपका बनता है बाह्य निर्मित, यानी कि जो बाहर बनता है सतह के। ठीक, इतना हमने इसके बारे में जान लिया, अब यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। जल्दी जल्दी आगे चलते हैं। तो ये जो बेसाल्ट चट्टान होता है, ये जब इसका अपर्दन होता है, अपर्दन के बाद जो इसके अवसाद होते हैं, जब उनका निक्षेपण होता है, तो उससे जो मृदा बनती है, जो मिट्टी बनती है, उसे बोला जाता है काली मिट्टी। इसके लिए हमने इतना मेहनत किया कि काली मिट्टी को आपको थोड़ा सा विस्तार से समझाया जाए, काली मिट्टी बनती कैसे है। तो ये जो बेसाल्ट चट्टानों के अपर्दन से, जो इनके निक्षेपण से जो मृदा बनती है, उसे बोला जाता है काली मिट्टी। और काली मिट्टी को बोला जाता है कि ये जो है स्वतः कृषि। अब ज़्यादा लिखेंगे नहीं, केवल बोलेंगे, आप लोग जो है समझिएगा, जो है ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो। तो ये स्वतः कृषि जो वाली मिट्टी होती है, यानी कि जो काली मिट्टी, इसे क्या बोला जाता है, स्वतः कृषि वाली मिट्टी बोला जाता है। और इसे एक और नाम दिया जाता है कि स्वतः जुताई वाली मिट्टी। इसका मतलब क्या है कि जब ये मृदा जब सूखती है, तो ये क्या है, इसमें बड़े बड़े दरार, यानी बहुत गहरे गहरे दरार पड़ जाते हैं। और जब इसमें जल, या जब मतलब वर्षा जल के किसी कारण जब ये मिट्टी गीली होती है, तो इसमें जो है जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे ये बहुत ही, जो मिट्टी बहुत ही उपयोगी, यानी कि बहुत ही उर्वरा वाली हो जाती है। और इसमें खासकर इस काली मिट्टी में जो है वो आपका कपास की फसल जो होती है, कपास की कृषि के लिए ये जो काली मिट्टी होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ठीक दोस्तों, तो ये इतना था बेसाल्ट चट्टान से निर्मित जो काली मिट्टी के बारे में। और इसके अलावा फिर आगे चलते हैं हम। तो जो ये अब आगे फिर मालवा पे।
मालवा की एक विशेषता होगी कि बेसाल्ट चट्टान होता है, इससे जो मृदा होती है वो काली मिट्टी होती है। उससे जो जानकारी हमने दिया वो हो गया। इसके बाद चलते हैं मालवा के पठार की जो दूसरी विशेषता है वो ये है कि हमने बताया था पिछली वीडियो में जब पढ़ाए थे तो इसमें बताए थे विस्तार से कि यानी कि जब हमने बताया था कि प्रायद्वीपीय भारत से जो गंगा की सहायक नदियाँ हैं कौन कौन सी निकलती हैं, तो हमने बताया था चंबल है, उसकी सहायक नदियाँ है क्षिप्रा और काली सिंध, और उसके बाद जो है सिंध है। तो इसके अलावा ये होगी आपकी तीन है जो है चंबल की सहायक नदियाँ, क्षिप्रा, काली सिंध और सिंध, जो मतलब ओ सॉरी पार्वती है। तो ये तीन इसकी हैं। इसके अलावा जो है चंबल के अलावा जो आपका सिंध नदी एक है, और इसके अलावा एक और बेतवा। तो इन सभी नदियों का जो है जो है ये सभी नदी कहाँ से बहती हैं, तो मालवा के पठार से ये सब नदी प्रवाहित होती हैं, और इन सभी की नदियों के द्वारा मालवा के पठार का अपर्दन किया जाता है। और अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो यहाँ से शुरू हो रहा है कि मालवा के पठार का अपर्दन कौन कौन सी नदी करती है। तो हमने बता दिया कि चंबल और उनकी सहायक नदियाँ, इनके अलावा सिंधु नदी मतलब सिंध नदी है, और इसके अलावा जो है बेतवा नदी। तो ये जो मुख्य रूप से तीन नदी और मालवा की बेतवा की जो सहायक नदी है वो हो गई। तो ये तीन नदी, इन तीन नदियों के द्वारा जो है इस जो मालवा के पठार का जो अपर्दन किया जाता है, तो अपर्दन से यहाँ क्या बनते हैं वो हम यहाँ देखने के लिए हैं। फिलहाल उन सब नदियों के बारे में हम नहीं उलझेंगे। तो जो यहाँ बनता है उन्हें बोला जाता है बीहड़ बोला जाता है। तो बीहड़ों का निर्माण होता है, और इसी के लिए कहा जाता है चंबल घाटी का जो है चंबल घाटी, तो चंबल बीहड़ जो है तो वो इसी जो है नदी चंबल नदी के द्वारा निर्मित होता है, ये मालवा के पठार को काट के। तो ये है आपका चंबल बीहड़। तो इसी को बीहड़ों कहा जाता है या उत्खाद भूमि कहा जाता है। थोड़ा सा शब्दों को समझिए क्योंकि पेपरों में शब्दों का ही खेल होता है। बोल देगा बीहड़ की जगह दे देगा उत्काद भूमि। तो अभी क्या होगा, उत्काद भूमि, तो ये भूमि है, इसी को बोला जाता है। इसी को एक नाम से जो इंग्लिश में बोला जाता है, कभी कभी इंग्लिश भी जो है, अगर आपको हिंदी समझ नहीं आ रहा तो आप इंग्लिश देख लीजिए। तो इंग्लिश में इसको कहा जाता है बैडलैंड। तो ये तीन नाम है इसके जो है, जो मतलब है यानी कि जो अब मालवा के पठार के जो अपर्दन करती हैं नदियाँ, जैसे चंबल हो गई, सिंध हो गई और बेतवा हो गई, तो इन सभी नदियों के द्वारा जो अपर्दन किया जाता है तो कौन क्या बनता है, उससे बीहड़ों का निर्माण होता है। इसी को उत्खाद भूमि कहा जाता है, इसी को बैडलैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो है मालवा के पठार का जब अपर्दन होता है नदियों के द्वारा तब ये इन सब का निर्माण होता है। और इससे जो तीसरा आपका टॉपिक बना वो ये है, इसी जो तीसरी विशेषता हो गई इसी में आ गई कि ये जो आपका मालवा का पठार है ये भारत का सर्वाधिक, मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मालवा का पठार भारत का सर्वाधिक अपर्दन से जो है प्रभावित क्षेत्र है। ठीक, मैं ये जो इसको बोला आप लोग समझ गए होंगे कि अपर्दन से अपर अपर्दन से प्रभावित सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, प्रभावित क्षेत्र। तो ये मैं बोला हूँ यानी कि भारत का सर्वाधिक अपरदन से प्रभावित जो है क्षेत्र कौन सा है, तो वो आपका हो जाएगा मालवा का पठार। जो अभी चल रहा है सब मालवा के पठार के बारे में चल रहा है। तो ये आपका हो गया। इसके अलावा थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है कि जब उत्तर प्रदेश का कोई पेपर आप देंगे, यानी कि उत्तर प्रदेश आयोग का कोई भी पेपर देंगे, एग्जाम देंगे, तो वो जो है आपका मालवा का पठार नहीं मानता। यानी कि भारत का सर्वाधिक जो है अपरदन से प्रभावित क्षेत्र मालवा का पठार नहीं मानता, बल्कि क्या मानता है उत्तर प्रदेश आयोग, वो मानता है बुंदेलखंड का पठार। जो आगे हम पढ़ेंगे इसी में जो है तो उसमें देखेंगे कि क्या मानता है वो आपका बुंदेलखंड के पठार को उत्तर प्रदेश आयोग मानता है कि ये भारत का सर्वाधिक अपरदन से प्रभावित क्षेत्र है। ठीक, ये है। लेकिन जो है और जितने भी एग्जाम होंगे उसमें क्या माना जाएगा, तो मालवा के पठार को माना जाएगा। इसलिए हमने बताया कि भारत का सर्वाधिक अपरदन से प्रभावित क्षेत्र कौन सा, तो मालवा का पठार। लेकिन जब उत्तर प्रदेश को कोई भी आप एग्जाम देंगे तो उसमें आप लोग बुंदेलखंड के पठार को लगाएंगे। तो ये हो गया। इसके अलावा एक और है बहुत इंपॉर्टेंट, उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। ये जो मालवा के पठार का जो अपरदन होता है, तो अपरदन के कौन से कारक इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, तो इसमें है एक रील अपरदन अपरदन और अपरदन, और दूसरा आपका जो आता है इसे बोला जाता है अवनलिका अपरदन, अवनलिका अपरदन। तो ये मुख्य रूप से दो हैं जिम्मेदार हैं ये जो है मालवा के पठार के अपरदन के। तो ये बहुत अलग टॉपिक हो जाता है रिल जो यानी कि अपरदन के कारक। तो जब उसको हम कभी पढ़ेंगे या फिर इसी में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अपरदन के कारक कौन कौन से हैं। तो थोड़ा सा बहुत शॉर्टकट में चलेंगे। तो इसे बोला जाता है, पहला इसमें है बूंद अपरदन, बूंद अपरदन। तो अपरदन ये हो गया। और इसको इंग्लिश में बोला जाता है स्प्लैश, जो है इससे बोला जाता है स्प्लाश अपरदन। स्प्लाश जो है अपरदन को बोला जाता है इरोशन, बोला जाता है इरोशन। तो ये आपका हो गया स्प्लाश इरोशन, इसी को बूंद अपरदन कहा जाता है। हम थोड़ा सा इंग्लिश भी इसमें लिखते चले जा रहे हैं, आप लोग केवल नोट डाउन करते जाइएगा। अपरदन के कारक बता रहे हैं, तो इसमें से अभी बताएंगे कौन से जो अभी दो बताए हैं वो इसी में आएगा। इसके बाद परत अपरदन होता है, अपरदन। तो परत अपरदन कहा जाता है सीड जो है इरोशन,
इसके अलावा जो आप तीसरा आप देखेंगे तो इसमें आपको मिलेगा रील अपर्दन। इसी की बात अभी हम कर रहे थे, तो इसलिए हम इसको बता देते हैं ताकि आपको दिमाग में आप लोगों को ये बन जाए कि हाँ ये कहाँ है, अपर्दन के कौन से कारकों में ये होता है। तो अपर्दन के मुख्य रूप से 5 कारक हैं। तो पहला आपका बूंद अपर्दन हो गया, इसको स्प्लाश इरोशन कहा जाता है। परत अपर्दन हो गया, इसको सीट इरोशन कहा जाता है। आपका रील अपर्दन हो गया, तो इसे बोला जाता है रील इरोशन कहा जाता है, इरोशन। इसके अलावा आपका जो चौथा है उसे बोला जाता है अवनलिका अपर्दन, और इसी अवनलिका अपर्दन को कहा जाता है गुरली अपर्दन, GULLY गुरली अपर्दन इरोशन कहा जाता है। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट, इसको इंग्लिश भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा ताकि बाद में पेपर में कभी दिक्कत ना हो। इसके बाद आपका हो जाएगा धारा अपर्दन। तो ये कुछ कारक हैं अपर्दन के, इसको थोड़ा सा हम बहुत संक्षेप में चलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट के अंदर इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो जो धारा अपर्दन है इसको कहा जाता है स्ट्रीम इरोशन कहा जाता है। तो ये मुख्य रूप से 5 हैं जो आपने देख लिया, पहले बूंद अपर्दन, फिर परत अपर्दन, फिर रील अपर्दन, फिर अवनलिका अपर्दन, फिर धारा अपर्दन। तो इसमें से जो 2 हैं आपका, ये आपका परत अपर्दन और यहाँ का है आपका रील अपर्दन और अवनलिका अपर्दन। तो जो रील अपर्दन यानी कि रील इरोशन, और इसके बाद अवनलिका अपर्दन यानी कि गुरली इरोशन, इन्हीं दोनों के द्वारा जो है आप लोग देख लीजिए, ये रील अपर्दन और अवनलिका अपर्दन, इन्हीं दोनों के द्वारा जो है ये मालवा के पठार का जो है अपर्दन किया जाता है। यही दोनों कारण इसमें जिम्मेदार होते हैं। तो इसलिए हमने थोड़ा सा बताया। अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी करके देख लेना, जो बूंद अपर्दन होता है वो क्या होता है। तो जैसे आप लोग एक मतलब बारिश के मौसम में समझिए थोड़ा सा, जब बारिश का मौसम होता है उसके पहले यानी कि जब बारिश की बूंदें शुरू होती हैं तो आप लोग देखते होंगे जो पृथ्वी का सतह होता है वो बहुत कठोर होता है, यानी कि उसका ऊपरी वाला परत कठोर होता है। लेकिन जब बारिश की बूंदें उस पर गिरती हैं तो वो क्या करती हैं, बूंद अपर्दन के द्वारा ही, यानी कि स्प्लाश इरोशन के द्वारा ही उस जो यानी कि जो कठोर मृदा होती है, वो जो संगठित मृदा होती है, उस मृदा को ये असंगठित मृदा में बदल देती है, यानी कि उसका अपर्दन कर देती हैं। तो इसी को बोला जाता है बूंद अपर्दन। इसके बाद ये अपर्दन कार्य जब जारी रहता है तो क्या होता है, जो कठोर मृदा जो असंगठित हुई रहती है वो पूरी तरीके से जो है यानी कि बह जाती है, अपर्दित हो जाती है। तो उससे कौन सा अपर्दन होता है, तो परत अपर्दन, यानी कि पूरी परत बह गई तो जो मतलब परत का अपर्दन हो गया उसे कहता है परत अपर्दन, ये दूसरा होता है। इसके बाद रील अपर्दन आता है। तो आप लोग देखे होंगे जब ऊपरी वाली कठोर मृदा बह जाती है तो नीचे बहुत मुलायम मृदा आती है, मतलब परत आती है। तो उसी मुलायम परत में जब बहुत पतली पतली लाइनें हो जाती हैं तो उन्हीं जो मतलब उन लाइनों के द्वारा जो अपर्दन किया जाता है उन्हीं को कहा जाता है रील अपर्दन। और जब कई लाइनें एक में मिलके एक नलिका का निर्माण कर लेती हैं और उन्हीं उसी नलिका में जो है जल के साथ साथ मृदा भी घुल कर बहने लगती है तो उन्हीं को कहा जाता है अवनलिका अपर्दन कहा जाता है। ठीक दोस्तों, तो अवनलिका अपर्दन हो जाता है। और जब कई सारी अवनलिका मिल जाती हैं और एक जो है बड़े जो है बहुत बड़े जो है नलिका का निर्माण करती हैं, धारा इनकी एक चैनल का निर्माण कर लेती हैं, तो उसी चैनल को कहा जाता है धारा अपर्दन या स्ट्रीम इरोशन के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ अपर्दन के कारक के जो थे प्रकार थे। तो हालांकि इसमें हम जो है चट्टान के प्रकार बताएं, फिर जो है अपर्दन के प्रकार बताएं, तब तो मालवा का पठार पढ़ा चुके हैं, क्योंकि इतना लंबा हो जाएगा कि और कुछ पढ़ा ही नहीं पाएंगे। तो ये कुछ जिम्मेदारी थी जो मतलब कुछ जो है इसके विशेषताएं थी मालवा के पठार के, समझ में आया। तो मालवा के पठार के जल्दी हम देख ले रहे हैं, एक बार रिकॉल करते हैं क्या क्या हमने पढ़ा इसमें। तो मालवा के पठार का विस्तार राजस्थान मध्य प्रदेश में है, लेकिन अगर गुजरात दिया है तो उसको भी हम लगा देंगे, अगर ऑप्शन में साथ में दिया है तो लगाएंगे, नहीं तो हम राजस्थान मध्य प्रदेश को ही प्राथमिकता देंगे। इसके अलावा जो ये मालवा का पठार है ये बेसाल चट्टान से निर्मित है, और ये बेसाल चट्टान हमने बता दिया कि ये क्षारीय होता है, और ये जो है आपका वाह्य निर्मित आग्नेय चट्टान होता है, ये आग्नेय चट्टान का प्रकार होता है। इसके अलावा हमने बताया ये जो होता है इससे जो यानी कि बेसाल चट्टानों से जब इसका जब अवक्षेपण होता है, यानी कि जब अपर्दन होता है, उससे जो मिट्टी बनती है उसे कहा जाता है काली मिट्टी। और ये काली मिट्टी जो है स्वतः कृषि या जो स्वतः जुताई वाली मिट्टी खाई जाती है। और इस जो है काली मिट्टी में कपास की कृषि बहुत ही मतलब यानी कि कपास की कृषि जान लीजिए काली मृदा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि इसके लिए अनुकूल है ये। और इसके अलावा चलते हैं तो चंबल हमने पढ़ा कि इसमें चंबल और चंबल की सहायक नदियाँ जितनी हैं तीनों, यानी कि छिप्रा, काली सिंध और पार्वती। इसके अलावा जो आपके सिंध हो गई और बेतवा, इन सभी नदियों के द्वारा मालवा के पठार को मालवा के पठार का अपर्दन किया जाता है, जिसके कारण जो है यहाँ बड़े बड़े बीहड़ों का निर्माण होता है या उत्काद भूमि का निर्माण होता है, इन्हीं को बैडलैंड के नाम से जाना जाता है। तो ये सब जो हमने इसमें पढ़ा। इसके अलावा हमने पढ़ा कि जो अपर्दन के कौन कौन से कारण इसके लिए जिम्मेदार हैं, और हमने एक चीज़ और पढ़ा कि मालवा के पठार जो है उस मालवा के पठार यानी कि मालवा का पठार जो है भारत का सर्वाधिक अपर्दन से प्रभावित क्षेत्र है, लेकिन उत्तर प्रदेश आयोग के अनुसार ये आपका उत्तर ना होकर के बल्कि क्या हो जाएगा, बुंदेलखंड के पठार। तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके मालवा के पठार से था। अब हम चलते हैं अपने
जो है आप लोगों को बताएंगे थोड़ा सा बुंदेलखंड के पठार के बारे में, क्योंकि मालवा के पठार लगभग जितनी जानकारी हमने दे दिया। थोड़ा सा इसमें बचा है, वो बचा है कि जो इससे संसाधन है। तो जब संसाधन भूगोल हम लोग पढ़ेंगे तो संसाधन भूगोल में हम लोग देख लेंगे कि कौन कौन से जो है संसाधन इसमें मिलते हैं मालवा के पठार से। फिलहाल चलते हैं हम आगे, तो आपको मिलेगा अगला जो हमारा टॉपिक है वो है बुंदेलखंड का पठार। तो बुंदेलखंड हमने इसको मैप में देख लिया है का पठार। अब इसका जल्दी चलते हैं, तो इसका जो विस्तार है बुंदेलखंड का, इसका विस्तार मध्य प्रदेश, हमने देखा है इसका विस्तार मध्य प्रदेश और कहाँ है तो उत्तर प्रदेश में। इसका दो राज्यों में इसका विस्तार है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार पाया जाता है। अब इससे देखते हैं तो इसकी जो विशेषताएं हैं, विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो विशेषताओं में आपको मिलेगी कि जो है इस चंबल नदी पे, यानी कि जो ये बुंदेलखंड के पठार पे कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। तो इस जो चंबल के बुंदेलखंड के पठार पे दो नदियाँ मुख्य रूप से हैं। एक का नाम है बेतवा और दूसरी आपकी जो है वो आपका है केन नदी। तो ये बेतवा और केन, ये दो नदी मुख्य रूप से इस बुंदेलखंड के पठार को पर प्रभावित होती हैं। और इसी में बेतवा की एक सहायक, उसका नाम है धसान। तो ये धसान हो जाती है, धसान ये बेतवा की सहायक नदी है। तो ये तीन नदियाँ मुख्य रूप से क्या करती हैं, बुंदेलखंड के पठार पर प्रभावित होती हैं। और इन्हीं नदियों के द्वारा बुंदेलखंड के पठार का अपर्दन किया जाता है। और उत्तर प्रदेश आयोग के अनुसार इसी बुंदेलखंड के पठार को जो है भारत का सर्वाधिक अपर्दन से, यानी कि अपर्दन से प्रभावित वाला क्षेत्र माना जाता है। ठीक दोस्तों, ये एक था इसका था। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा और ये बहुत ही परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसके बारे में जो हम बताने जा रहे हैं वो ये है कि जो ये बुंदेलखंड का पठार है, ये बुंदेलखंड के पठार, इससे भी ये होगा जो जब देखिए जब जहाँ जिस पठार का अपर्दन होगा उससे वहाँ पे जो है यानी कि उससे वहाँ पे बीहड़ों का निर्माण होगा ही होगा। तो यहाँ भी जो है बीहड़ों का निर्माण होता है, बीहड़ों या उत्खाद भूमि। तो उत्खाद भूमि का यहाँ भी निर्माण होता है, इसको बैडलैंड कहा जाता है। तो ये हो गया आपका वो अलग है। इसके अलावा हम चलते हैं जो हम मुख्य रूप से बताने जा रहे थे आप लोगों को बुंदेलखंड के पठार के बारे में। तो बुंदेलखंड का पठार जो है ये, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग समझिए। पहले मैं क्या कहने वाला हूँ ये है कि अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे पुरानी संरचना या भारत की सबसे प्राचीन संरचना कौन सी है, तो उसमें आपका आएगा जो है यानी कि इसे बोला जाता है प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत बोला जाता है। तो ये जो प्रायद्वीपीय भारत, ये भारत की सबसे पुरानी मतलब प्राचीन संरचना है। ठीक दोस्तों, जिसमें हम पढ़ रहे हैं, इसी में हम पढ़ रहे हैं। पहला आपका केंद्रीय उच्च भूमि पढ़ रहे हैं और इसी केंद्रीय उच्च भूमि में हमने पढ़ा अरावली, मेवाड़, मालवा पढ़ लिया। अब बुंदेलखंड पढ़ रहे हैं, इसके बाद बांदेलखंड पढ़ेंगे। तो ये सब प्रायद्वीपीय भारत के केंद्रीय उच्च भूमि में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये प्रायद्वीपीय भारत जो है ये भारत की सबसे प्राचीनतम संरचना है। इसमें इसके बाद अगर दूसरा पूछा जाए, यानी कि पहला हो गया जो है प्रायद्वीपीय भारत। अब इसमें पूछा जाए इसके बाद दूसरा कौन सा है, यानी कि भारत की दूसरी सबसे प्राचीन संरचना कौन सी है, तो इसमें आपका यही आएगा बुंदेलखंड का पठार। ये आपके बुंदेलखंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये बुंदेलखंड का पठार, तो जो बुंदेलखंड का पठार हमने क्या बताया, ये भारत का दूसरी सबसे प्राचीन संरचना है। पहली कौन सी हो गई तो प्रायद्वीपीय भारत। इसी प्रायद्वीपीय भारत में हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, जो है केंद्रीय उच्च भूमि पढ़ रहे हैं। और तीसरा अगर पूछा जाएगा तो तीसरा आपका अरावली हो जाएगा। तो ये अरावली पर्वत। अब आप लोग समझ गए होंगे, यानी कि भारत की सबसे प्राचीन संरचना तो प्रायद्वीपीय भारत, दूसरी सबसे प्राचीन संरचना तो बुंदेलखंड का पठार, तीसरी तो आपका अरावली पर्वत। और ये तीनों हमने बताया था, अरावली पर्वत जब पढ़ाया तो उसमें बताया था, तो किस में मिलते हैं तो प्री पैलियोजोइक महाकल्प के। इसमें कोई युग नहीं है तो इसलिए कोई युग में नहीं है, बल्कि इसमें जो है एक आपका आता है आर्कियन आता है, सॉरी प्री कैम्ब्रियन आता है। तो प्री कैम्ब्रियन कल्प बोला जाता है, कैम्ब्रियन कल्प बोला जाता है। तो इस कल्प, इसको दोबारा लिख दे रहे हैं, प्री कैम्ब्रियन कल्प, कैम्ब्रियन कल्प। पिछली वीडियो में हमने बताया था, जब अरावली पर्वत बताया तो इसमें बहुत विस्तार से बताए थे। फिलहाल इसमें बहुत शॉर्टकट में चलेंगे। तो जो प्री कैम्ब्रियन कल्प है, इसमें हमने बताया था कि जिसके 4 क्रम हैं। पहले वाले का नाम है आर्कियन क्रम, कुड़प्पा क्रम, फिर अगला आपका आएगा धारवाड़ क्रम, इसके बाद आपका आएगा जो है विंध्यन। तो ये सब बेफालतू है, इसको मतलब बहुत जब इसको हम लोग पढ़ लिए हैं। तो विंध्यन क्रम कुल मिला के हमको यहीं केवल एक ही देखना है, इतना लंबा क्यों जाए। जो आर्कियन क्रम है, इसी आर्कियन क्रम में आपकी तीनों संरचनाएं बनी हैं, यानी कि इसी प्री कैम्ब्रियन कल्प के आर्कियन क्रम की जो है जितनी चट्टानें हैं, इसको बोल सकते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें। तो इन्हीं आर्कियन क्रम की चट्टानों में जो है क्या है, ये आपकी बनी है प्रायद्वीपीय भारत में जो है, इनकी यही बना है प्रायद्वीपीय भारत बना है, बुंदेलखंड का पठार बना है और ये आपका अरावली पर्वत। तो ये जितनी भी चट्टानी संरचना है
तो ये तीनों संरचना कहाँ बनी है आपकी, तो इसी में बनी है आर्कियन क्रम की चट्टानों में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो है अगर पूछा जाए कि जो है प्रायद्वीपीय भारत यानी कि जो भारत का सबसे प्राचीनतम संरचना है वो किस क्रम की चट्टानों में बनी है, तो प्री कैम्ब्रियन कल्प के आर्कियन क्रम की चट्टानों में इन सब का जो है मतलब ये सब इन सब उसी में बने हैं। ठीक दोस्तों, तो ये है यानी कि इनका निर्माण उन्हीं में हुआ है, इन जो है आर्कियन क्रम की चट्टानों में। ठीक दोस्तों, तो ये हो गया। इसके अलावा यहाँ आपका ये समाप्त हुआ। अब चलते हैं थोड़ा सा अगला देख लेते हैं, बांधेर खंड का पठार। बस ज़्यादा 2 मिनट का वीडियो और है, तो आपका है बांधेर खंड का पठार। तो बांधेर खंड का पठार ये आपका लास्ट है केंद्रीय उच्च भूमि का। इसका विस्तार हमने देख लिया, इसका विस्तार जो है मध्य प्रदेश में है। ठीक दोस्तों, तो ये आपका मध्य प्रदेश में इसका विस्तार, इसकी ज़्यादा बहुत विशेषता नहीं है, बस इतना ही है कि इससे एक नदी प्रवाहित होती है, मतलब इस पठार से प्रवाहित होती है, यानी कि इस पठार पर उसका जो है प्रवाह अपवाह क्षेत्र है। तो वो कौन सा है, तो वो नदी आपकी है टोंस नदी। तो जो टोंस नदी है ये नदी कहाँ प्रवाहित होती है, किस पठार पे प्रवाहित होती है, तो इसी बांधेर खंड के पठार पे ये नदी प्रवाहित होती है। ठीक दोस्तों, और इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा कुछ विशेष बात नहीं है जो परीक्षा के एग्जाम से देखा जाए, बस इसका विस्तार पूछ लिया जाएगा। तो विस्तार आपका मध्य प्रदेश में है, यानी कि एमपी में इसका विस्तार पाया जाता है इस बांधेर खंड के पठार का, और इसमें जो है टोंस नदी इस पर प्रवाहित होती है। ठीक, ये हो गया। इसमें अब हमारा ये वीडियो लगभग यहाँ कंप्लीट होता हुआ, यानी कि आपका केंद्रीय उच्च भूमि लगभग समाप्त होता हुआ। अगली जो हमारी टॉपिक होगी, यानी कि जो हमारा अगला वीडियो होगा, वो वीडियो आपका होगा पूर्वी पठारी क्षेत्र पे। क्योंकि देखिए हमने इस पर एक वीडियो बनाया है स्पेशल कि जो है सिलेबस कैसे कैसे हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जो लोग नहीं देखे, जो दोस्त नहीं देखे हुए उस वीडियो को देखेंगे तो आप लोग को पता लगेगा कि कौन कौन सा मतलब हमने पढ़ लिया है और कहाँ इसमें हम पहुँचे हैं। भारत का भूगोल हम लोग पढ़ रहे हैं, सारी वीडियो इस पे अवेलेबल हैं, स्टडी विद पेशेंस पे आपकी अवेलेबल है, ये चैनल आपका है। और इसी चैनल पे आप लोग जो है पढ़ रहे हैं भारत के भूगोल को। तो उस भारत के भूगोल हमने जो है अब इसमें पहुँचे हैं पूर्वी पठारी क्षेत्र, जो प्रायद्वीपीय भारत का दूसरा टॉपिक है। तो इसी प्रायद्वीपीय भारत का दूसरा जो टॉपिक है पूर्वी पठारी क्षेत्र, तो इसमें कई पार्ट हैं, उसको हम थोड़ा सा देखेंगे अगली वीडियो में, सब देखेंगे। बस केवल 1 मिनट में इसका जो है चर्चा कर रहे हैं कि क्या क्या पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो इसमें आपका पहले जो मिलेगा पूर्वी पठारी क्षेत्र में, तो आपका हो जाएगा बघेल खंड का पठार। तो बघेल खंड का पठार ये होगा, तो इसको हम देखेंगे कहाँ कहाँ इसका विस्तार है। इसके अलावा हम इसमें और देखेंगे, जैसे छोटा नागपुर का पठार हो गया, छोटा नागपुर का पठार। हालांकि इसको हमने थोड़ा सा देखा है, जब देखा था प्रायद्वीपीय भारत से जितनी नदियाँ गंगा की सहायक थी, तो उसमें हमने देखा था कि इसको 3 भागों में बांटा गया था। तो वो भी हम लोग उसमें पढ़ेंगे, जैसे राजमहल की पहाड़ी हो गई, तो राजमहल हो गया, राजमहल पहाड़ी। तो इससे जो नदियाँ मतलब इसकी जो विशेषता होगी हम लोग वो देखेंगे। उस वीडियो में हम केवल इसमें जो इससे नदियाँ निकली थी उसको हमने देखा था। अब इसमें हम देखेंगे तो इसकी विशेषताओं को भी देखते चलेंगे, क्या इसकी विशेषता है, विस्तार कहाँ कहाँ कैसे है, तो सब इसमें देखेंगे। दूसरा इसका हो जाएगा तो छोटा नागपुर का पठार, इसको 3 भागों में बांटा गया है। छोटा नागपुर पठार को ऊपर वाला आपका राजमहल पहाड़ी हो जाता है, फिर जो बीच वाला होता है उसे बोला जाता है छोटा नागपुर का पठार। ये अपने आप में एक वीडियो पूरा ले लेगा, छोटा नागपुर ये जो पठार है छोटा नागपुर का पठार, क्योंकि इसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं। इसके अलावा आपको जो तीसरा मिलेगा इसे बोला जाएगा रांची का पठार, तो रांची का पठार तो ये हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ बेसिन। तो छत्तीसगढ़ बेसिन हमेशा नदियों के जो है जल जब बिखेरती हैं तो वहाँ एक दलदली भाग का निर्माण होता है, उसी को बोलते हैं बेसिन। ठीक, तो ये है छत्तीसगढ़ बेसिन। और इसके अलावा जो आपका चौथा होगा वो मिलेगा दंडकारण्य का पठार, तो दंडकारण्य का पठार। इसका विस्तार हम लोग देखेंगे तो 5 राज्य में है, जैसे आपका जो हो जाएगा तेलंगाना हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा और छत्तीसगढ़ हो जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ महाराष्ट्र। तो ये 5 राज्यों में इसका विस्तार होगा दंडकारण्य का। इसकी विशेषताएं कुछ अपनी, इनको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो ये जो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे यानी कि पूर्वी पठारी क्षेत्र पढ़ेंगे, तो उसमें कुछ टॉपिकें होंगी जिसको हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। और एक टॉपिक तो आपका छोटा नागपुर पठार ले लेगा, इसके अलावा जितने हैं धीरे धीरे करके सब पढ़ने का प्रयास करेंगे। और पूरा भारत का भूगोल जो है आपको पूरा कंप्लीट जो है इसको प्रोवाइड किया जाएगा इसी स्टडी विद पेशेंस वाले चैनल पे। तो दोस्तों आज का वीडियो इसी टॉपिक पे यानी कि समाप्त हुआ। अगला वीडियो आपका पूर्वी पठारी क्षेत्र पे शुरुआत होगा, केंद्रीय उच्च भूमि समाप्त हो गया। और दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।